आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और जिस बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ आप लोग खबरें चलाते हैं, दिखाते हैं, उसके लिए न्यूज़ चैनल को, आपको सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक विद्यालय में 10, 20, 50, 100 बच्चों पे, कहीं किसी विद्यालय में आप देखिए, प्राइमरी हो या जूनियर हो, कहीं पर एक टीचर की नियुक्ति है, कहीं केवल 2 शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहा है, तो कहीं एक स्कूल एक प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रहा है। दलदल भरे मार्ग हैं, कितने खराब रास्ते हैं कि जिनसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर चाहे कि वो एम्बुलेंस की मदद ले ले या स्वयं की मोटरसाइकिल या अपनी कार से आना चाहे, तो आप विश्वास रखिए वो नहीं आ सकता और आने से पहले वही दम तोड़ देगा। मैं हूं मुमताज अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा पूरी होने के बाद समाज की सेवा करना शुरू किया, जबकि उनकी उम्र इतनी नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से उन्होंने काफ़ी हद तक ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आंसू पोंछने का काम किया। यानी कि पीयूष दीक्षित जी, जो अब कांग्रेस के नेता कहलाते हैं और एक अच्छी छवि रखने वाले, अपनी पार्टी में पीयूष दीक्षित जी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये आईपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आईपा मंच के लिए 2 शब्द आपके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस बेबाकी के साथ निष्पक्ष खबरें चलाते हैं, इसके लिए मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। न्यूज़ चैनल के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सबसे मेरा पहला सवाल है आपसे कि देश में जो राजनीति का प्रचलन है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, देश में जो इस समय राजनीति का प्रचलन है, अगर सच्चाई कहूँ तो ये पूरी तरह जातिवाद, धर्मवाद और पूंजीवाद पे आधारित है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे संपूर्ण लोकतंत्र की पूरी हत्या हो जाती है। जो हमारे हिंदुस्तान का संविधान लोकतांत्रिक है, इस लोकतांत्रिक संविधान के हिसाब से जातिवाद, धर्मवाद, पूंजीवाद को से हमको बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन आज राजनीति इस मोड़ पे आ चुकी है हिंदुस्तान की कि पूरी तरह से बड़े राजनीतिज्ञों ने इसको जातीयता की ओर, धर्म की ओर घुमाया है, जो मेरी समझ से हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। पीयूष जी, हर पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, क्या वास्तव में लोकतांत्रिक है? अब आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, या और भी तमाम क्षेत्रीय दल जो बने हैं, वो सिर्फ जातीय और धार्मिक आधार पर ही बनाए गए हैं, लोकतांत्रिक हिसाब से नहीं बने हुए हैं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सारे जाति समीकरण ही लगा के टिकट बांटे जाते हैं, जाति समीकरण से ही। और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष और पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी रही है और है, और आज भी लोकतंत्र पे कांग्रेस की पूरी आस्था है। एक सवाल और है, आप युवा हैं, अगर युवाओं की भागीदारी राजनीति में पूर्ण रूप से दे दी जाए तो कितना सार्थक साबित होगा? देखिए, उसके बहुत से अच्छे परिणाम भी आएंगे और कुछ परिणाम नहीं भी अच्छे आ सकते हैं, दोनों पहलू हैं। अगर पूर्ण रूप से युवाओं को भागीदारी दी गई, हो सकता है हम अपने सीनियरों का, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनका हम उतना अनुभव ना ले पाएँ। उनके मार्गदर्शन में अगर युवा काम करेगा
तो निश्चित रूप से एक बेहतर प्रदर्शन और बेहतर अपनी शक्ति का अपनी ऊर्जा को देश के जनहित के कामों में लगा सके। बात अगर हम विकास की करते हैं, आपका दौरा ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, काफ़ी एक लंबा समय हो गया आपको ग्रामीण क्षेत्र में जाते जाते, तो अभी कितने गांव ऐसे हैं जो विकास से अछूते हैं? देखिए, आपको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी सन 89 के पहले, तो कुछ दूर दराज गांवों में बोल्डर डलवा कर रोड बनवाने का काम चालू हुआ था। आज 30-32 साल हो गए जो कि त्यों रोडें पड़ी हुई हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अभी मैंने उसका वीडियो भी देखा था। सरकंडी अयासा विधानसभा में आता है और अंजने, बैयापुर, रायपुर भसरोल, ये तमाम ऐसे गांव हैं जो खाका विधानसभा में हैं। ये दोनों विधानसभाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इन विधानसभाओं में मैंने जाके देखा, तो आप विश्वास करिएगा, आप भी एक विज़िट ज़रूर करिएगा। और वहाँ की जो है, जैसे अभी बारिश में 3-4 दिन पानी हुआ, उस पानी के चलते मैं देख रहा था कि सरकारी एक एम्बुलेंस पूरी तरह से फंसी हुई पड़ी थी। वो ना आगे, वहाँ की रेतीली ज़मीन है, ना वो एम्बुलेंस आगे जा पा रही थी, ना पीछे जा पा रही थी। और उसमें एक महिला थी जिसका प्रसव होना था, किंतु इतने दलदल भरे मार्ग हैं, इतने ख़राब रास्ते हैं कि जिनसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर चाहे कि वो एम्बुलेंस की मदद ले ले या स्वयं की मोटरसाइकिल या अपनी कार से आना चाहे, तो आप विश्वास रखिए वो नहीं आ सकता और आने से पहले वही दम तोड़ देगा। आप एक कांग्रेसी नेता हैं और एक लंबा सफ़र हो गया आपको नेतागिरी, तो जो चुनाव हैं इसको जाति के आधार पे अच्छा समझते हैं या विकास के मुद्दों को लेकर? आपने प्रश्न किया तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, क्या जाति आधार पे अगर हम चुनाव होता है या लोगों के अंदर जाति भावनाओं को उकसाई जाती हैं कि आप इस बिरादरी को वोट करो, आप इस बिरादरी को तो इस पार्टी को वोट करो, तो मेरी समझ से लोकतंत्र की पूरी हत्या है। केवल विकास और सिर्फ विकास के नाम पे ही राजनीति होनी चाहिए और विकास हम करवाएं, उसके बाद अगले चुनाव में लोगों को हम जातिवाद से दूर करने का, जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं उनका प्रथम कर्तव्य है कि वो राजनीति में जातिवाद को कतई न हावी होने दें, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और जातिवाद हावी हो जाएगा और इसका पूरा फ़ायदा नेता भुंजा लेता है और भोली भाली जनता को इस जातिवाद के चक्कर में खुद पिसना पड़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी शिक्षा की क्या दशा है? क्योंकि आपका तो आना जाना बराबर होता है, आपके विधानसभा क्षेत्र पे खासकर के बात की जा रही है अयाशा की। जी, अयाशा विधानसभा में शिक्षा क्षेत्र में कोई विशेष बदलाव नहीं है। जैसा ढर्रा चल रहा था वैसे चल रहा है। आज भी एक विद्यालय में 10, 20, 50, 100 बच्चों पे, कहीं किसी विद्यालय में आप देखिए प्राइमरी हो या जूनियर हो, कहीं पर एक टीचर की नियुक्ति है, कहीं केवल 2 शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहा है, तो कहीं एक स्कूल एक प्रधानाध्यापक के भरोसे चल रहा है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। बच्चों के एडमिशन 200-500 हैं, बच्चे आ रहे हैं 50, और उसके बाद उन 500 बच्चों पे जब एक टीचर के ऊपर पूरा भार दे दिया जाएगा तो स्वाभाविक सा है
ना तो वो बच्चों को पढ़ा पाएगा, और उससे तमाम और भी काम ले लिए जाते हैं। तो अकेला बेचारा टीचर एक असंभव सा हमें प्रतीत होता है कि संभव नहीं है कि उससे जो है बच्चों का विकास हो सके, उनको सही शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। ये इस समय असंभव सा मुझे लगता है। आपको पार्टी की तरफ से चुनाव के लिए अवसर दिए गए, ऐसा क्या वजह थी कि आपने इस अवसर को गंवा दिया? देखिए, कुछ मेरी व्यक्तिगत भी मजबूरियां थीं कि जिनकी वजह से, और बहुत से नए नए प्रत्याशी बन के लोग आए थे, वो चुनाव लड़ने के बहुत इच्छुक थे। मैं उनके तन मन से उनके साथ हूँ और रहूँगा। उनको जिताने का पूरा प्रयास करूँगा कि वो विधानसभा की सीट पर जाकर बैठे। और व्यक्तिगत रहा मेरा, तो मेरे कुछ निजी समस्याएं थी, निजी कारण थे मेरे, जिससे मैं चुनाव में मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेश के नेताओं को से स्पष्ट कह दिया था मैं अब की चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा व्यक्तिगत कुछ शारीरिक भी मुझे समस्या थी। मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन है, जिसकी वजह से लड़ने में अब की मैं सक्षम नहीं था। विकास की बात कर रहा हूँ शहरी क्षेत्र में, तो अभी भी कितनी जटिल समस्याओं से शहरी क्षेत्र जूझ रहा है? शहरी क्षेत्रों में तो इतनी समस्याएं हैं कि समस्याओं का यहाँ अंबार लगा हुआ है। आपके तांबेश्वर मंदिर के निकट बस्तियां हैं, 2 दिन की बरसात में उनके घरों में पानी भर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, लोग आ जा नहीं पाते। ये तो शहर में आप कभी भी जाके देख सकते हैं। हम बस स्टॉप से स्टेशन के लिए चलते हैं। पीरनपुर में एक पिछले लगभग 2 सालों से एक पुलिया बन रही है, जो आज तक बन के ना पूरी हो पाई। उसमें बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, उसकी वजह से बहुत सा जाम भी लगता है, चूँकि वो मेन रोड है। उसके बावजूद आज तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। और शहरी क्षेत्रों में जितनी भी नई बस्तियां हैं, उनमें बिजली की समस्या, पानी की समस्या, जल निकासी की समस्या और जल भराव की समस्या, मतलब समस्याओं से ही आधे से 75% फतेहपुर वासी समस्याओं से ही जूझ रहे हैं, जिनको जनप्रतिनिधियों को जिन समस्याओं से निजात दिलानी चाहिए जनता को, वो निजात नहीं मिल पा रही है। जल समस्या, जैसा कि अभी आपने कहा कि जल भराव और जल निकासी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका निवारण हो? अरे साहब, इसके लिए मानक पूर्ण, गुणवत्तापूर्ण आरसीसी की सड़कों का निर्माण हो, उसके अगल बगल नालियां बने जो कि एक बड़े नालों में जाके छोड़ी जा सके। तो निश्चित रूप से बस इतना करने से हो जाएगा। लेकिन आज तक वो ना गलियां सड़कों में तब्दील हो पाई हैं और ना ही वहाँ नाली बन पाई है। तो सबके घरों का भी पानी आता है, बारिश का भी पानी आता है, जिससे सारी दिक्कतें हैं। एक पीयूष जी, आप भी कांग्रेसी नेता हैं, तो जनता प्रतिनिधियों को जो चुनाव करती है, तो आपके नज़रों में कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि जब चुन लिया जाता है तो वो किसी एक विशेष दल या विशेष पार्टी का या विशेष लोगों का नहीं रह जाता। फिर वो जिस क्षेत्र में चुना जाता है तो उस पूरे क्षेत्र की जनता का वो विधायक हो जाता है या सांसद हो जाता है। उसको सभी राजनीतिक मुद्दों से बिल्कुल अलग हटकर, अपनी पार्टी से बिल्कुल अलग हटके, अपनी हर एक जनता का पूरी तरह से उनके विकास में मदद करनी चाहिए। उनकी समस्याओं को कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको हमने वोट दिया है, आपको पूरी तरह से अपना जितना आपके अंदर जिस पद में भी हैं
उस हिसाब से आप वहाँ की जनता को खुश रखने का काम करें, जिससे कि स्वाभाविक रूप से जनता जातिवाद, धर्मवाद और राजनीति और दलगत राजनीति से हट के पुनः आपको वोट दे और पुनः विजयी बनाए। जमुना कटरे की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कई किसान ऐसे हैं, बहुत से किसानों से जब हम लोगों की चर्चाएं हुई तो उन किसानों का कहना था कि हमारे यहाँ पर एक लंबे समय से जनप्रतिनिधि लोग नहीं आए, न ही सरकार की योजनाएं हम तक आ रही हैं। तो अगर आपकी पार्टी का प्रतिनिधि जीतता है अय्या शाह से, तो उन किसानों के लिए क्या सोच बनेगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग सत्ता से पिछले 32 सालों से दूर हैं और ना ही हमारा कोई एक भी विधायक बना, इसलिए हम लोगों ने वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए या उन मजलूम लोगों के लिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बहुत काम किए हैं। और अगर कोई प्रतिनिधि बनता है तो किसानों को सबसे पहले अन्ना जानवरों की समस्या है। जमुना कटरे की हम बात करें तो जमुना कटरे के किसानों से हमारा वहां पर जाना हुआ। वहां किसानों का कहना है कि अब तक हम लोगों के यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं आए और हम लोग आज भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकारी योजनाओं का भी लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे किसानों के बारे में आपकी पार्टी की तरफ से या आपके द्वारा क्या किया जाएगा प्रयास? देखिए, जमुना कटरी में जितने भी गांव हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी अभियान चलाया गया है या व्यक्तिगत कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने किया है, तो गंगा जमुना कटरी के लोगों के साथ एक तरह से आपको देखें बहुत सौतेला सा व्यवहार हो रहा है। वहाँ पर अन्ना मवेशियों की बहुत समस्या है, वहाँ बिजली की समस्या है, वहाँ खाद की समस्या है। इतनी समस्याओं से ग्रसित है वहाँ का किसान कि वास्तव में उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। और समय समय पर हम लोग जिला प्रशासन से मिलते रहें, उनकी समस्याओं से अवगत कराते रहें, जहाँ तक हो सका प्रयास किया। यदि कांग्रेस पार्टी से हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो उनके लिए हम लोग जी भर के पूरा प्रयास करेंगे कि वो वहाँ के किसान, वहाँ का आम जनमानस खुश रहे। अगर किसान खुश है तो देश खुश है। पीयूष जी, मैं चाहूँगा कि आईपा के लिए अगर कोई आपके पास सुझाव है तो हमारे दर्शकों तक बताने का। देखिए, मैं आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और जिस बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ आप लोग खबरें चलाते हैं, दिखाते हैं, उसके लिए न्यूज़ चैनल को, आपको सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये था हमारे साथ कांग्रेसी नेता पीयूष जी, जिनका कहना है कि अगर हमारा वहाँ पर प्रतिनिधि चुना जाता है तो हम किसानों के लिए हर सहूलियत प्रदान करवाएंगे, हर सहूलियत मुहैया करवाएंगे। अब क्या होता है इस चुनाव में, कौन बनता है प्रतिनिधि, कैसे सपने होते हैं साकार, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, आईपा, फतेहपुर।